बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान हुकूमत आने के बाद की सबसे बड़ी जो खबर है वो सामने आई है। हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अलबत्ता जो खबर सामने आई है उम्मीद करते हैं कि उस पर एज़ सुन एज़ पॉसिबल अमल दरामद होगा। और दूसरा हम बात करेंगे अपोजिशन के खिलाई मखलूक के साथ जो मामला तय हुए थे उस हवाले से पहली बड़ी और मुस्तनद गवाही जो है वो सामने आई है। जुल्फ़ी बुखारी, सैयद जुल्फ़कार अब्बास बुखारी साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के मामले ख़ुसूसी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इशूज़ के ऊपर, उन्होंने कल खुर्रम शहजाद जो कि रिपोर्टर हैं उर्दू न्यूज़ के, उनको एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी खबर दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी ज़मीनों पर पाकिस्तान में कब्ज़े हो जाते हैं उनके लिए फ़ास्ट ट्रैक जो हैं वो अदालतें बनाई जा रही हैं और वो अदालतें एक माह के अंदर अंदर उनके केसेस का फ़ैसला करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि एक माह में ना भी हो, 6 माह में भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये मैंने इसलिए कहा कि ये ओवरसीज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर जो कब्ज़े के मामला सामने आते हैं, जो ज़मीनों के फ्रॉड के मामला सामने आते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ सामने आते हैं। उसकी वजह क्या है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, कोई प्लाट फ़रोख्त हो रहे हैं, कोई ज़मीन वो बिक रही है, वो ख़रीद लेते हैं, वो पैसे बाहर से भिजवाते रहते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो सारी दो नंबरी थी, वो तो सारा फ्रॉड था। उसके बाद एक तो उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं, कईयों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं। उसके बाद जब उस ज़मीन का पता चलता है कि वो फ्रॉड था या उस ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है, कई तो ऐसे होते हैं कि वो मकान ख़रीद लेते हैं और बाद में उस मकान पर कब्ज़ा हो जाता है। कब्ज़ा भी उनकी ज़मीन पर हुआ, कब्ज़ा भी उनके घर पर हुआ और अदालत में भी उन्हीं को जाना पड़ता है। वो अदालत जाते हैं, अदालतों के पाकिस्तान की अदालतों के धक्के खाते हैं। अदालतों के धक्के खाने के बाद वो उधर उनके अक्सर के बीवी बच्चे बाहर होते हैं, कुछ की मुलाजमतें बाहर होती हैं। अगर बीवी बच्चे पाकिस्तान होते हैं तो उनकी जॉब्स होती हैं बाहर। तो वो एक ऐसा मरला आता है जिसमें वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम अगर यहाँ पर रहते हैं तो ये प्लाट तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी वहाँ से चली जाएगी और वो वापस चले जाते हैं और वो फिर सरेंडर कर देते हैं अपना सब कुछ। वो कहते हैं कि बस ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये प्लाट। और इस तरह से जो फ्राडियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, जो माफियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें पाकिस्तान में जो बड़े 3 माफियाज़ हैं उनमें से एक जो माफिया है वो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाला जो माफिया है वो है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे जितने पाकिस्तान में फ्रॉड होते हैं, जितना धोखाधड़ी होती है, जितनी दो नंबरियाँ होती हैं, जिस तरह पैसे लूटे जाते हैं लोगों से, ऐसे ही बहुत कम शोबाजात में ऐसी मिसालें मिलती हैं। और फिर मसला क्या है कि हमारी जो सिविल अदालतें हैं, जो नीचे ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का मसला ये है कि जितनी करप्शन, लूट मार और चोर बाजारी वहाँ पर है उतनी पाकिस्तान के किसी शोबे में नहीं होगी। बदनाम पुलिस ज़्यादा है, पुलिस ज़्यादा बदनाम है। हालांकि पुलिस तो कुछ भी पैसे नहीं लेती, जितनी हमारी जो नीचे ये ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो सिविल अदालतें हैं, ज़िले अदालतें हैं, जितने वो पैसे लेते हैं और जिस भोंडे अंदाज से पैसे लेते हैं, जिस तरह से वहाँ तारीखें दी जाती हैं और कोई ऊपर चेक नहीं है, कोई हाई कोर्ट का चेक नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट का चेक नहीं है, कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है, कोई किसी जज, ट्रायल कोर्ट के जज को नहीं पूछ सकता कि भाई तुमने 50 फैसले दिए हैं, उनमें से 30 फैसले तुम्हारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके गलत साबित हो गए हैं। कोई ये नहीं देखता, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे कोई कंप्लेंट कर सके और वो कंप्लेंट पे अमल दरामद हो कि किसी जज ने पैसे ले लिए हैं, किसी जज के रीडर ने पैसे ले लिए हैं और किसी जज के अमले ने जज के नाम पे पैसे ले लिए हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं है, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकें। मुझे नहीं याद, मैंने नहीं आज तक सुना कि किसी जज को जो नीचे अदालतों वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाले, उसको पैसे लेने पर निकाल दिया गया हो। अच्छे जजेस हैं, बहुत सारे अच्छे जजेस भी होंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं जितनी लूट मार और चोर बाजारी होती है। और आप ये देखते हैं ज़मीनों के केसेस 40-40, 50-50 साल चलते हैं। एक नस्ल का केस शुरू होता है, दूसरी या तीसरी नस्ल में जाके फैसला होता है और वो भी खिलाफ होता है। जिसकी ज़मीन पर कब्ज़ा होता है, एक तो उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाता है, उसके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है और पैसे भी उसी के फिर ज़्यादा लगते हैं, उसको ज़्यादा अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। अदालत भी उसको जाके बताना पड़ता है कि जी मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है। उसके बाद बड़ा वो वकील करता है, वकीलों के अपने नखरे हैं, वकील पेश नहीं होते, बहुत सारी शिकायत आती हैं, जजेस तारीख पे तारीख देते हैं। तो इस तरह के मामलात की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो आना, उसकी रफ्तार स्लो हो गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते जितनी यहाँ पर चोर बाजारी और दो नंबरी जितनी ज़मीनों के नाम पर की जाती है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हैं उनके फैसले जल्दी होंगे। जब उनके फैसले जल्दी होंगे, उनका एतमाद पाकिस्तान के निज़ाम पर बढ़ेगा और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हमने इसलिए बात की कि ज़ाहिर है
वो परदेश में होते हैं और वो इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा घर बन जाता है, हमारा कोई घर तामीर हो जाता है, वो हम किराए पे दे देंगे, कुछ रोज़गार आने लग जाएगा, कोई आमदन आने लग जाएगी, हम अपने बच्चों के पास पाकिस्तान आ जाएंगे। कई ऐसे होते हैं जो जिनके बीवी बच्चे भी बाहर होते हैं, लेकिन उनका क्योंकि दिल पाकिस्तान के धड़कता है, पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हर वक्त वो पाकिस्तान का सोचते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो इसलिए उनकी हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी है, उसका भी उतना ही हक है कि उसके फैसले जल्दी होने चाहिए। ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें तो बनाई जा रही हैं, बनानी चाहिए। बताया गया है कि जल्द इन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और जल्द इस्लामाबाद में पहली अदालत कायम कर दी जाएगी। ये अदालत उसके बाद बताया गया जुल्फी बुखारी साहब की जानिब से कि KPK और बाकी सूबों में बनाई जाएंगी। मैं समझता हूँ कि एक एक अदालत से कुछ नहीं होगा, 10-10 अदालतें बनाई जाएँ और 10-10 अदालतें बनाने के बाद जो पहले से मौजूद अदालतें हैं उनमें रिफॉर्म्स की जाए, उनमें कोई चेक एंड बैलेंस हो, उनके जजेस की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, उनकी करप्शन और लूट मार को रोका जाए, उनकी 2 नंबरी को रोका जाए, उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। इसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब ने बाकी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई अपनी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी, उस पर फिर किसी दिन हम बात कर लेंगे। उसके अलावा दूसरा जो इशू है वो है बाबर अमान साहब ने, हमारे दोस्त हैं अब्बास शबीर साहब, समा के सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। अब्बास शबीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू में बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है कि मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे के ऊपर जो है वो सवार होकर 2 बड़ी पार्टियों ने इनडायरेक्ट जो है वो NRO लिया है। अब इनडायरेक्ट के जब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जाहिर है उसमें हमें भी पता है कि ये बात तो हम सबको पता है कि किस तरह से मामला तय हुए और मौलाना फजलुर रहमान जब आए किस तरह मामला तय हुए, किसके साथ तय हुए, और उसके बाद सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाली रिपोर्ट्स बनवा कर और पाकिस्तान से फ़रार कराया गया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की भी ज़मानत हो गई, उनके केसेस की रफ्तार भी स्लो हो गई। ये बातें हमें तो पहले से पता थी, लेकिन बाबर अमान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हैं और बाबर अमान साहब बड़े मंजे हुए आप सियासतदान भी कह सकते हैं, माहिर कानून भी हैं, बहुत ज़हीन शख्सियत भी हैं, पाकिस्तान की चंद ज़हीन शख्सियात में से एक हैं, उनकी जानिब से ये बात कहना ये बहुत बड़ी गवाही है कि अपोजिशन को के जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जगह पे मामला तय हुए और उस इम्पॉर्टेंट जगह पे मामला तय होने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को रिलीफ मिला और उसी रिलीफ के बदले में जो इनके ऊपर एहसान किया गया उसके बदले में इन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले मामले में भी वोट दिया। अब भी FATF के मामले पर भी रात 1 बजे तक जो मर्जी कहते रहे, लेकिन फिर रात के पिछले पहर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद फिर सुबह लाइन में लग के और इन्होंने हुकूमत के साथ कानून साजी में हक में वोट दिया। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिस तरह से सज़ा याफ्ता मुजरिम को बाहर भिजवाया गया। अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को पहले एक लेटर लिखा गया था, उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ, अभी तक हमारे सामने नहीं है, लेकिन सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना चाहिए और पाकिस्तान वापस लाकर और उनको दोबारा जेल में डालना चाहिए। और जिस शख्स ने पाकिस्तान में करप्शन और लूट मार की है, अवाम के टैक्स के पैसों को लूटा है, उसको तो निशान इबरत बनाना चाहिए। लेकिन आज वो शख्स मज़े से लंदन में बैठा है और वो कहता है कि जो मेरा करना है कर लो, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। इसके अलावा बाबर अमान साहब ने यह भी उन्होंने कहा कि अगर ये चाहते हैं कि निज़ाम को बदलना है और ये बड़े दावे करते हैं तो फिर छोड़ें, सिंध हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, सिंध हुकूमत अपनी सरेंडर करें और उसके बाद करें जद्दोजहद इस निज़ाम को बदलने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।